सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूं, सभी माननीय जजेस का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 10 ऐसे फैसले हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने 10 फैसले दिए हैं उसमें संविधान की ठीक से व्याख्या नहीं हुई है और उन 10 फैसलों को रिव्यू करने की ज़रूरत है। उसमें पहला फैसला है जिसको मैं मानता हूं कि जिसको तत्काल रिव्यू करने की ज़रूरत है, वो है सेल्वी वर्सेस कर्नाटका। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना आर्टिकल 20 का वायलेशन है। आर्टिकल 20 मैंने कई बार पढ़ा, अच्छी तरीके से पढ़ा, आर्टिकल 20 के सब क्लास 3 को कई बार मैंने पढ़ा। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जाएगा अपने खिलाफ गवाही देने के लिए। संविधान में आर्टिकल 20 इसलिए आया था क्योंकि उसके पहले देश में अंग्रेजों की सरकार थी। अंग्रेज की जो पुलिस थी वो लोगों को मारती थी, पीटती थी, जबरदस्ती अपना गुनाह कबूल करवाती थी। उससे बचाने के लिए संविधान में आर्टिकल 20 आया था। आर्टिकल 20 नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट को रोकने के लिए आया ही नहीं था, क्योंकि जब ये संविधान बना था तो नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट नाम का कोई टेस्ट था ही नहीं। उस समय तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा भी नहीं था कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि झूठ को भी पकड़ लेगी, आदमी की झूठ बोलते समय उसकी वेब्स को पकड़ेगी, उसके नर्व्स को पकड़ेगी। ये तो कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए मेरा मानना है कि ये जो सेल्वी वर्सेस कर्नाटका का फैसला है जिसमें नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 20 का वायलेशन किया बता दिया है, वो गलत फैसला है। उसको रिव्यू करना चाहिए और इसलिए भी रिव्यू करना चाहिए क्योंकि भारत में 5 करोड़ केसेस के कारण 5 करोड़ लोग टेंशन में हैं मुकदमों के कारण। अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट शुरू हो जाएगा, आधे मुकदमे अपने आप खत्म हो जाएंगे। जिस दिन भारत में झूठ बोलना गंभीर अपराध हो जाएगा, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट अनिवार्य हो जाएगा, झूठी शिकायत बंद हो जाएगी, झूठी जांच बंद हो जाएगी, झूठी गवाही बंद होगी, झूठा एफिडेविट बंद होगा, लोग झूठी बातें बंद करेंगे, झूठे वादे बंद करेंगे, झूठे मैनिफेस्टो बंद हो जाएंगे, बहुत कुछ झूठ बंद हो जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का जो फैसला उसको तत्काल रिव्यू करना चाहिए। दूसरा फैसला जो बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जमीन विवाद एक सिविल मैटर है, जमीन विवाद का हल थाने पे नहीं होना है बल्कि वो सिविल में होना है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा जमीन विवाद के मुकदमे चल रहे हैं और भारत में रोड एक्सीडेंट के बाद जो सबसे ज़्यादा हत्या होती है वो जमीन विवाद में होती है। रोड एक्सीडेंट के बाद जो सबसे ज़्यादा हाथ पैर टूटते हैं वो जमीन विवाद में ही टूटते हैं। और हमने जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमीन विवाद को सिविल मैटर बना दिया, किसी की जगह पे दूसरों की जगह पे कब्जा कर लेना को सिविल डिस्प्यूट बना दिया, उसको क्रिमिनल डिस्प्यूट नहीं बनाया। सरकार ने भी जमीन विवाद को क्रिमिनल एक्ट नहीं बनाया, जमीन पे कब्जा करने को क्रिमिनल एक्ट नहीं बनाया है। तो नतीजा ये है लोग दूसरों की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, खाली नहीं करते। लोग किराए पे मकान लेते हैं, खाली नहीं करते। तो किराए के मकान के विवाद, जमीन के विवाद इतने बढ़ते चले जा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जो कहते हैं जमीन विवाद एक सिविल डिस्प्यूट है, ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है। तीसरा, एक जो अभी मुझे पता चला कि पुलिस जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो अरनेश कुमार जजमेंट से परेशान है। मेरा मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया दीपावली पे और उसकी जांच चल रही है। आईओ से मैं मिला, जहाँ पे चोरी हुआ था वहाँ का सीसीटीवी जाके देखा हमने आईओ के साथ। अब आईओ ने मुझे जो बात बताई और ये कई पुलिस के लोग हमें बता चुके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से पुलिस परेशान है इस अरनेश कुमार जजमेंट से। उस आईओ ने बताया कि उसने एक चोरी थी और उस चोरी को करीब 1 हफ्ते मेहनत करके उस चोरों को ट्रैक किया। वो पता चला वो चोर मुरादाबाद के थे। दिल्ली की पुलिस मुरादाबाद तक गई, उनको पकड़ी, वहाँ पकड़ नहीं पाई लेकिन गई, वहाँ उनको धमकी उमकी दे के आई। 2-3 बार गई। एक तो पहली बार में नॉन अवेलेबल वारंट इशू नहीं होता, उसके लिए 3 बार जाओ तो मजिस्ट्रेट नॉन अवेलेबल वारंट इशू करते हैं। तो पुलिस पूरे 1 महीने तक करती रही, जाके नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो गया। और जब गए फिर वहाँ पे चोर नहीं मिले और बाद में चोरों ने अरनेश कुमार का जजमेंट दिखाया और उनको वहीं कोर्ट से सीधे सीधे सरेंडर करके उनको जमानत मिल गई। मतलब 1 महीने पुलिस की टीम पूरी लगी रही कि दिल्ली से मुरादाबाद आती रही, जाती रही, छापा मारती रही और चोरों के मन में कोई खौफ ही नहीं हुआ क्योंकि अरनेश कुमार जजमेंट्स कहता है जी भैया इनको गिरफ्तार नहीं करना है, इनको बस जांच में सहयोग करना है। तो भारत में जो चोरी बढ़ रही है, झपटमारी बढ़ रही है, लूट बढ़ रही है, वो इसलिए भी बढ़ रही है कि चोरों को पता चल चुका है कि अरनेश कुमार जजमेंट हमारे है, पहली बात तो हम पकड़े नहीं जाएंगे और जब पुलिस पकड़ने वाली होगी हम जाके सरेंडर करेंगे, अरनेश कुमार जजमेंट दिखाएंगे, हमको हाथ के हाथ जमानत मिल जाएगी।
ये पुलिस की बहुत बड़ी परेशानी है। तो कहीं ना कहीं अरनेश कुमार जजमेंट को फर्दर रिव्यू करके इसमें कुछ नई डायरेक्शन बनाने की ज़रूरत है, नई गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत है। इस अरनेश कुमार जजमेंट के कारण पुलिस के आईओ परेशान है, पुलिस के आईओ हताश हैं, वो निराश हैं। कल जिस तरीके से वो जो आईओ था मेरे साथ में, जिस हिसाब से निराशा उसकी झलक रही थी, उससे मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा पुलिस महकमा इस अरनेश कुमार जजमेंट से परेशान है, जो कहता है कि बेल इज़ रूल, जेल इज एक्सेप्शन, और सबको बैठे बैठे वहीं पे ही आप जो है उसको ज़मानत मिलती रहेगी, सरेंडर करेंगे ज़मानत मिलेगी, सरेंडर करेंगे ज़मानत मिलेगी। ये एक बड़ी बाधा आ गई है। तीसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट को अच्छी तरीके पता है कि अमेरिका में कंसेक्टिव सेंटेंस होता है, कॉन्करेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन भारत में आज भी कॉन्करेंट सज़ा दी जा रही है। कंसेक्टिव कॉन्करेंट का अंतर ये होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हुई और उसके खिलाफ 5 धारा में अपराध तय हो गया, चोरी किया, गाली दिया, झपटमारी किया, चेन भी लूटा, माँ बहन की गाली भी दिया, जो भी है, मान लीजिए इसके ऊपर 5 धारा लग गई और एक धारा में 5 साल की सज़ा है। अगर वही अपराध वो व्यक्ति अमेरिका में करता तो उसको 5 धारा में 5-5 साल की सज़ा होती, तो टोटल 25 साल की सज़ा होती। जबकि भारत में वही अपराध करने पे व्यक्ति को मात्र 5 साल की सज़ा होती। क्यों? क्योंकि भारत में सभी सज़ा एक साथ शुरू हो जाती है। अमेरिका में पहले एक सज़ा होगी, फिर दूसरी सज़ा, फिर तीसरी सज़ा, फिर चौथी सज़ा, फिर 5वीं सज़ा। तो इसका मतलब 5 धारा में 5-5 साल सज़ा होगी, टोटल होगी 25 साल। भारत में 5 धारा की सज़ा 5 साल। और ये इसलिए चल रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कॉन्करेंट सेंटेंस को ख़त्म नहीं किया। सरकार ने नया बीएनएस बनाया, आईपीसी बदल के उसमें भी कॉन्करेंट को जारी रखा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी ये नहीं कहा कि भैया अमेरिका में, सिंगापुर में, चीन में, वहाँ तो कंसेक्टिव सेंटेंस होता है, कॉन्करेंट होता ही नहीं है। इवन बैंकॉक में, थाईलैंड में, हर जगह कंसेक्टिव होता है। फिर यहाँ क्यों चल रहा है? कहीं ना कहीं ये जो कॉन्करेंट सेंटेंस को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया है, ये गलत है, मेरा मानना है। एक जो सबसे मैं गलत फैसला मानता हूं वो है एमएलए एमपी केस का। नरसिम्हा राव केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने बोला एमएलए एमपी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। बीएनएस में जो पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन है उसके हिसाब से भी एमएलए एमपी पब्लिक सर्वेंट है। एमएलए एमपी को सैलरी भी मिलती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल कहता है कि जिसको भी सैलरी मिलेगी, जिसको भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल कहता है कि जिसको भी सैलरी मिलेगी वो वकालत नहीं कर सकता। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में पर डे सांसद विधायक वकालत करते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल संसद विधायक नहीं चल रही तब छुट्टियों में करते, संसद चलती रहती है फिर भी वकालत करते रहते। मैं कम से कम 15 से 20 ऐसे सांसदों को देखता हूं जो लोकसभा राज्यसभा के हैं, जो उधर पार्लियामेंट चल रही होती है वो पार्लियामेंट नहीं जाते, वो संसद में आते हैं। पार्लियामेंट के बनाए गए कानून को संसद में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। ये अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुका है एमएलए एमपी पब्लिक सर्वेंट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को पता है कि एमएलए एमपी को सैलरी स्लिप मिलती है, वो सैलरीड हैं, उनको सैलरी नहीं बल्कि वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला भी मिलता है। इसके बावजूद कहते नहीं जी इनके वकालत पे नहीं रोक लगेगी। मुझे लगता है ये फैसला कहीं कहीं गलत है, दबाव में लिया गया फैसला है, ये ठीक नहीं है, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। एक जो और बड़ा फैसला टीएमए केस का, जिसमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात हुई। दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस, वहाँ पे भी माइनॉरिटी की बात हुई। फिर मदरसा, फिर माइनॉरिटी की बात हुई। आज तक सुप्रीम कोर्ट लगातार एक के बाद एक फैसला देता जा रहा है, लेकिन माइनॉरिटी कौन है इसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाह रहा। इसलिए मैं कहता हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फैसला भी गलत है, टीएमए पाई जजमेंट भी गलत है। टीएमए पाई जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, माइनॉरिटी को नेशनल लेवल पर आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले ये तो बताइए कि माइनॉरिटी है कौन। 1% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, 1 लाख जिसकी संख्या होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगा, 2 लाख जिसकी संख्या होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगा, जिसकी 2% पॉपुलेशन होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं चाहता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस में भी हुआ। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मुस्लिम माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है ये तो कह दिया, लेकिन माइनॉरिटी कौन है ये बताया नहीं। माइनॉरिटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी गाइडलाइन क्या है बताया नहीं। कभी ये भी जानने की कोशिश नहीं किया कि यूएन में माइनॉरिटी किसको कहते हैं या बाकी और दुनिया के देशों में माइनॉरिटी किसको कहते हैं। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट एक तरफ सेकुलरिज्म को जस्टिफाई कर रहा है तो फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी कैसे जस्टिफाई हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 10 ऐसे फैसले हैं जो न जनहित में है, न समाज हित में है, न राष्ट्रहित में है।
सुप्रीम कोर्ट के 10 ऐसे फैसले हैं जिसकी वजह से भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, अपराध भी बढ़ रहा है, अराजकता भी बढ़ रही है, अलगाववाद भी बढ़ रहा है। इन 10 फैसले को रिव्यू करने की ज़रूरत है। माइनॉरिटी, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट को पता है कि देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को पता है कि सेकुलर शब्द प्रियम्बल में जोड़ दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस सेकुलर शब्द को जब हमने चैलेंज किया तो जस्टिफाई भी कर दिया, ये कहते हुए कि आप तो 50 साल के बाद आए हैं तो क्या हो गया। हालांकि जब इमरजेंसी गलत है तो इमरजेंसी के द्वारा संविधान संशोधन कैसे ठीक हो सकता है, आज तक ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन अगर हमने चलो मान भी लिया कि बिल्कुल ठीक है, तो सेकुलरिज्म के रहते हुए मजहब के आधार पर नियम कानून कैसे चल सकता है। सेकुलर शब्द के रहते हुए प्रियम्बल में मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल कैसे चल सकता है। सेकुलर शब्द के रहते हुए मजहब के आधार पर लोन और वजीफा कैसे हो सकता है। सेकुलर शब्द के रहते हुए मजहब के आधार पर मंत्रालय और आयोग कैसे चल सकता है। कभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके पर सवाल नहीं उठाया। इसलिए मेरा मानना है माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपना सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसी तरीके से अर्नेश कुमार, इसी तरीके से कंजेक्टिव सेंटेंस का जो फैसला है, ऐसे ह्यूमन राइट के ऊपर जो फैसले हैं, मेरा मानना है मानवाधिकार मानव का होना चाहिए, दानव का नहीं। मानव दानव के बीच में भेद अंतर करना ही पड़ेगा। आम और बबूल कभी एक समान नहीं हो सकते, हिरन और भेड़िया कभी एक समान नहीं हो सकते, ऐसे मानव और दानव कभी एक समान नहीं हो सकते। सभी के लिए सबके मानवाधिकार की चिंता करने के कारण सही लोगों के मानवाधिकार की चिंता नहीं हो पा रही है। मेरा मानना है अलगाववादियों, आतंकवादियों, नक्सलियों, जिहादियों, मजहबी उन्मादियों, पत्थरबाजों, इनका, बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों का मानवाधिकार की चिंता नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को चिंता करनी चाहिए मानवाधिकार की। जो ईमानदार हैं, जो अच्छे लोग हैं, अच्छी तरीके से रहना चाहते हैं, उनकी चिंता करना चाहिए। कहीं न कहीं टीएमए पाई केस का जो जजमेंट है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जजमेंट है, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा को, बोर्ड को मान्यता दे दिया, बड़े आश्चर्य की बात है। संविधान में आर्टिकल 30 में लिखा है कि भारत में जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटी है, उनको अपना स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है, मतलब सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसकी गलत व्याख्या कर दिया और उस आर्टिकल 30 को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मान लिया बजाय कि सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के। ये भी गलत है। ऐसे जो टीटी माइनॉरिटी स्कूलों पे नहीं लागू होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट का गलत प्रमाती केस है, वो भी गलत, कहीं न कहीं गलत फैसला है, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। ऐसे 10 से ज़्यादा केस हैं जिसको राष्ट्रहित में, जनहित में, समाज हित में माननीय सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू करना चाहिए। और एक मेरा आग्रह है माननीय सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के ऊपर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, भारत की 50% समस्या खत्म हो जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी रुकेगी। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, कालाबाजारी रुकेगी, मुनाफाखोरी रुकेगी, नशा तस्करी रुकेगी, सोना तस्करी रुकेगी, हथियारों की तस्करी रुकेगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, चंदन की तस्करी रुकेगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, हवालाबाजी रुकेगी, कबूतरबाजी रुकेगी, घटतौली रुकेगी, नक्काली रुकेगी। जस्टिस विद इन ईयर से कालाधन, भ्रष्टाचार रुकेगा। जस्टिस विद इन ईयर से अलगाववाद, आतंकवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद रुकेगा। जस्टिस विद इन ईयर से आगजनी रुकेगी, रेल जलाने की घटनाएं कम होंगी, बस जलाने की घटनाएं कम होंगी। जस्टिस विद इन ईयर से लब जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद रुकेगा। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके फैसले से देश की एकता अखंडता मजबूत हो रही है, कमज़ोर हो रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसला देते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, इससे आपसे आपस का भाईचारा बढ़ेगा या उसमें खाई पैदा होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि 1947 में विभाजन किस आधार पर हुआ था। अगर जिस आधार पर विभाजन हुआ उन नीतियों को सरकारें लागू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाई करेगा तो फिर विभाजन हो सकता है। इसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए।